हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई टू रेज रेपो रेट और इस जानेंगे हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं और इसके आने वाले टर्म को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 4 मई को अचानक रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की। रिजर्व बैंक अब रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। हाँ, सीआरआर में जरूर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेपो रेट है क्या, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराती है। यानी आरबीआई से कर्ज लेने पर बैंकों को 4% के बजाय अब 4.40% ब्याज चुकाना होगा। यानी आरबीआई से कर्ज लेना बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा। बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेने पर ब्याज अब ज्यादा देना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि रेपो रेट हमें कैसे इफेक्ट करेगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी के चलते आम लोगों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा, क्योंकि बैंकों की कर्ज लागत बढ़ेगी। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, और जब इसकी दर बढ़ गई है तो बैंकों को कर्ज अधिक दर पर मिलेगा और इसके चलते वे अपने ग्राहकों से भी अधिक दर पर ब्याज वसूलेंगे। तो ये न्यूज का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि आरबीआई की इस फैसले से आने वाले समय में होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से लोन लिया है उनका भी ईएमआई बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बैंक अपने पास अधिक नकदी के लिए ग्राहकों को एफडी, आरडी जैसे बचत के लिए अधिक प्रोत्साहित करेंगे। बीते कुछ समय से आरबीआई के फोरकास्ट और एक्चुअल इन्फ्लेशन में काफी अंतर देखा गया है। अपने फरवरी पॉलिसी के अनुसार आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि एक्चुअल इन्फ्लेशन 4.5% होगा 2022-23 के लिए, लेकिन 2 मंथ बाद ही उसे बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। यह आरबीआई के द्वारा सरप्राइज मूव था। इस तरह की बैठक करने और ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए कदम आश्चर्यजनक थी और स्पष्ट भी। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि आरबीआई की एमपीसी हर 2 महीने में एक बार मिलती है, और वह फरवरी में और फिर उसके बाद अप्रैल में बैठक हुई थी और इसकी अगली बैठक जून में होनी थी। हालांकि आरबीआई की हरकतें उतनी भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि कुछ समय से ही ऐसा लग रहा था कि आरबीआई जिसकी जिम्मेदारी है अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाना और इन्फ्लेशन को रोकना, जो वो करने में विफल रही है। नियम के अनुसार आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन को 4% तक ही रख सकती है। हालांकि नियम के अनुसार इसमें 2% से आगे या पीछे भी हो सकता है। इसलिए किसी भी विशेष महीने में आरबीआई इन्फ्लेशन को 2% या 6% होने की अनुमति दे सकता है। हालांकि सेंट्रल पॉइंट यह है कि कुल इन्फ्लेशन 4% के आसपास ही होनी चाहिए। 2% से 6% की छूट का ये मतलब ये नहीं है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 6% तक रहने दे सकती है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, अक्टूबर 2019 के बाद से सिर्फ एक ही महीना हुआ है जहां रिटेल इन्फ्लेशन 4% के करीब रही है। अन्य सभी महीनों में, यहाँ तक कि 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी इन्फ्लेशन 4% के ऊपर ही रही, और ज्यादातर महीनों में तो यह 6% के भी ऊपर ही रही है। जैसा कि आरबीआई के बयान में कहा गया कि ये जो इन्फ्लेशन है वो यूक्रेनियन वार के चलते हुआ है, लेकिन ये इन्फ्लेशन का जो आपने चार्ट देखा वो नया नहीं है, वो हमेशा से वो इन्फ्लेशन ऊपर ही रहा। चलिए कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में।
एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को। अभी आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास।